नमस्कार, श्याम आईएएस के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार पुनः आप यूपी पीसीएस का टारगेट बैच हमारा रन कर रहा है और उसमें लगातार एडमिशन प्रक्रिया जारी है और हमारे कई विद्यार्थियों ने किया है। तो क्या आप अपना एडमिशन करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं, तो तत्काल हमारे वेबसाइट से विज़िट कर सकते हैं और श्याम लर्निंग ऐप जो है हमारा एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पे जाकर के एडमिशन ये टारगेट बैच आपके लिए कैसे डिज़ाइन किया गया है, इस टारगेट बैच में जो कि 6 दिसंबर 2026 को घोषित हो चुकी है, तो उससे पहले हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की भी हालाँकि क्लास इसमें शुरू होगी लास्ट में। लेकिन हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि आपको प्रीलिम्स हम प्रिपेयर्ड करा दें क्योंकि लगातार जो लोक सेवा आयोग का परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को देखते हुए हम लोग इस तरीके से रणनीति पे काम कर रहे हैं, आपको 2026 में जब भी आप बैठें, तो आप जो है उस लेवल को अचीव आपके लिए आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या-क्या करना है श्याम आईएएस उसके लिए तत्पर है और हम लोग जो है ताल में ताल मिला कर के साथ लेकर के चल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे विद्यार्थियों की। देखो, शिक्षक का काम सिर्फ़ ये क्या है कि सही मार्गदर्शन देना और सही दिशा में आपको लेकर के चलना और सही तरीके से तैयारी करने का तरीका बताना, लेकिन उस पर काम करना जो है सभी विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी होती है। तो एक सही प्लेटफ़ॉर्म का चयन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमने जो है बहुत सारा अध्ययन करके ये पाया है कि बहुत सारे ऐसे बैच चल रहे हैं जिसमें प्री कम मेंस हो रहा है। तो प्री ज़्यादा और कम मेंस हो जा रहा है। यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हमारी प्रीलिम्स की क्लास एकदम अलग है और मेंस की क्लास में सिर्फ़ मेंस की ही बात होती है, क्लास एकदम अलग है। तो दोनों क्लासेस को हम इस टारगेट बैच में आपको देंगे। कंप्लीट पैकेज इसमें रहेगा जिसमें आपको लगातार हम प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी हम कराएँगे। जब हमारा मेंस की क्लास शुरू होगा, तब उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जो है लगातार आपको कैसे राइटिंग स्किल को डेवलप करना है कि ये स्किल्ड है। ये एक कला है लिखने का। ज्ञान जो है हमारे किसी विद्यार्थी के पास कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन आंसर राइटिंग की जो कला है, वही कला हमको एक बेहतर नंबर प्रदान करती है और जो सबसे अच्छा नंबर प्राप्त करता है, उसी का इंटरव्यू के लिए चयन होता है और आप जानते हैं कि अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट में चयन उसी विद्यार्थी का होता है, जो लिखित परीक्षा में सबसे अच्छा नंबर प्राप्त करता है और उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है निरंतर अभ्यास करने की। तो इस निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया में यूपीपीसीएस 2025 का जो टारगेट चल रहा है उसमें हम लोग जो है एक प्रैक्टिस बैच की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 10 फरवरी से होने वाला है और इस श्रृंखला का जो सीरीज है नाम मात्र के शुल्क के साथ होगा। एक मात्र रजिस्ट्रेशन का छोटा-सा रजिस्ट्रेशन होगा और उसके साथ आप जुड़ करके इस प्रैक्टिस सीरीज की श्रृंखला को जॉइन करिए, जिससे हम लोग मार्च में होने वाली जो परीक्षा है यूपीपीसीएस मेंस की 2025 की, उसको हम लोग अच्छे से कर सकें। सिर्फ एज़ अ प्रैक्टिस सेशन हमारा चलेगा। तो हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज हम इस क्लास में भूगोल की क्लास लेकर आए हैं और उस क्लास में हम भारत के परिचय की बात करेंगे, भारत को जानने की बात करेंगे, भारत को समझने की बात करेंगे और देखेंगे कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, कैसी भौगोलिक स्थिति है भारत की और वो भारत जो है, जिसको हम लोग जानने चले हैं, वह भारत कैसा दिखता है, कै किस तरीके की विशेषता है उसकी, क्या उसकी जलवायु है, कैसे लोग हैं उसकी, कैसी संस्कृति है, कितने राज्य हैं, ये कितनी तरह की भौगोलिक विविधताएँ रखता है, कितनी तरीके की प्राकृतिक विविधताएँ रखता है, क्या वनस्पतियों की विविधता है, कैसी जनजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। इन तमाम बातों को हम भारत के भूगोल में समझेंगे, लेकिन इन सभी मुद्दों को हम लोग भारत के मानचित्र की सहायता से तो इसके लिए मेरे साथियों एक ही काम आपको थोड़ा-सा करना पड़ेगा और वो अपने साथ एटलस लेकर के तैयार होना क्योंकि आप तैयार हो जाइए। आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में जान और भारत के बारे में जानते हैं। भारत जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया का 7वां बड़ा देश और विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला नए आंकड़े हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन जनगणना की प्रक्रिया लगातार चल रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आंकड़े वो भी आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है और उसके बाद ही हम क्योंकि भारत के मानचित्र चल रहे हैं, तो सबसे पहले को ये जानना ज़रूरी है
उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आइए भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। तो देखिए भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए हमको बस एक बेसिक चीज़ जानना होता है और वो क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से 2 तरह की रेखाएँ पाई जाती हैं। एक जिसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश और एक दूसरा जिसे हम बोलते हैं, इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जो है आप लोग पढ़ रखे हैं और इन पढ़ने की प्रक्रिया के क्रम में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं। देखो हमारे पृथ्वी या ग्लोब पर जितनी भी क्षैतिज रेखाएँ हैं, कैसी रेखाएँ? जो क्षैतिज रेखाएँ हैं, इन क्षैतिज रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं। इनको क्या हम बोलते हैं? इनको हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं। और जितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हैं, क्या हैं? जितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हैं, इन सभी को हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? देशांतर के नाम से जानते हैं। और ये दोनों रेखाओं का क्या योगदान है? यही योगदान सबसे पहला है कि भारत की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए, किसके लिए? भारत की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए। तो देखो जो हमारा अक्षांश है, इन अक्षांशों में जो सबसे बड़ा वृत्त है, उसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश हमारे पृथ्वी को 2 बड़े गोलार्धों में विभाजित करता है और बस दूसरा और पहला ये जो भाग है, पहला भाग जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और दूसरे हिस्से को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दूसरे हिस्से को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, 2 गोलार्धों में हमारी पृथ्वी विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है मेरे भाई? ये विभाजित होती है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्षैतिज रूप से पृथ्वी के मध्य में स्थित है। इस भू माने पृथ्वी, मध्य मतलब मध्य में स्थित होने वाली रेखा जो सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है ना? सबसे बड़े वृत्त की निर्माण करती है, जहाँ पूरे वर्ष सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। यही रेखा हमारे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है और उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश तक ये रेखाएँ पाई जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश तक ये रेखाएँ पाई जाती हैं और टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 0 डिग्री को भी शामिल करते हुए हम लोग जानते हैं कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर है 181। कितनी है मेरे भाई? 181 है, 181 है। फिर उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं दूसरे तरह की रेखाएँ पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएँ होती हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सभी रेखाएँ क्या पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बाँटती? नहीं बाँट सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़ीरोज़ और कौन होगा, 180 कौन होगा, 360 होगा, कौन होगा, ये डिसाइड करना मुश्किल है। इसके लिए जो है ग्रीनविच में एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन के बाद उससे गुजरने वाली देशांतर को 0 डिग्री देशांतर किया गया और उसी देशांतर से हम लोग 2 हिस्सों में इसको विभाजित कर, ये होता है 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट पाए जाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिल करके हमारे पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर रूप से 2 भागों में विभाजित करती हैं। एक जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर, क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। दूसरे को क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, ठीक है, यहाँ से डिवाइड होता है। अब देखो यही हिस्सा, इसको जो देशांतर रूप में हमने जाना, ये क्या है? ये गोलार्ध है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। इसीलिए पूर्वी गोलार्ध में जितने भी देशांतर होंगे सबको क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। और इधर का दूसरा हिस्सा जिसे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और इस गोलार्ध में जितने भी हिस्से होंगे, जितने भी देशांतर होंगे, उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर। तो ऊर्ध्वाधर रूप से भी पृथ्वी 2 भागों में विभाजित होती है। एक जिसे हम लोग पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, दूसरा जिसे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। और इन दोनों गोलार्धों में गुजरने वाले देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इस आधार पे हमको देखना है कि हमारा भारत कहाँ पर है। हमारा भारत जो है कहाँ पर स्थित है। अगर हम लोग भारत का देशांतरी विस्तार देखें, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देखें, इन दोनों अक्षांशीय विस्तार से एकदम स्पष्ट हो जाएगा
कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आइए देखा जाए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, कहाँ से, पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर है। ठीक है, कितना है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। और इस बिंदु को हम लोग गुहार मोती के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग किबित के नाम से जानते हैं। तो ये भारत का देशांतरी विस्तार है। अब दूसरा हम पॉइंट ये देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार की क्या स्थिति है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की स्थिति हम लोग देखें तो जो सबसे उत्तरी पॉइंट है जिसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, और ये लद्दाख प्रांत में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग जिसे हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से भारत के दक्षिणतम बिंदु जो कि द्वीपीय क्षेत्र में है, और वह बिंदु है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस भौगोलिक स्थिति के आधार पर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमारा भारत जो है, अगर हम लोग अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में देखें, किस परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर हम लोग अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में देखें, 0 डिग्री अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में हमारे भारत की स्थिति कैसे आई, उत्तरी गोलार्ध में। कैसे, क्योंकि हमने देखा उत्तरतम बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश है। इससे भी दक्षिणतम जो अधिकतम था वह 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये दोनों उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि भारत जो है हमेशा किस अक्षांश में होगा, उत्तरी अक्षांश में। इसका तात्पर्य ये भी है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, कहाँ पर स्थित है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित। इससे ये निष्कर्ष निकला कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पर है मेरे भाई, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। जब ये बेसिक सवाल आता है कि बेस मजबूत करने के लिए जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम पूरे मानचित्र का अध्ययन करेंगे ये बात हमेशा काम आएगी। यही पहला चैप्टर पूरा काम आएगा। जब आप एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे क्लास, तब आपको बातें और भी सब। अभी तो हम आईएएस का जो है पीवाईक्यू लेकर के आने वाला हूँ, इसका भी पीवाई, बहुत सारी चीजें हम आपको देने वाले इस बैच में। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है चलते हैं दूसरा दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये हम देखा, भारत का देशांतरी दृष्टिकोण से जो विस्तार हमने पाया वो ये पाया कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दिशा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर। इससे ये भी पता चला कि ये पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। अब हम लोग एक स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे इस बात से यह निष्कर्ष निकला कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है मेरे भाई, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। निष्कर्ष के तौर पर यह निकला कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब देखो, एक गलती बहुत ज़्यादा आयोग में होती थी, हालांकि इधर कुछ वर्षों से ये परीक्षा में सवाल आना कम हो गया। नहीं तो पश्चिमी बिंदु को लेकर के सबसे ज़्यादा लोकसभा आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रहा है पश्चिमी बिंदु को लेकर के पूछने का। हालांकि यूपीएससी में तो भाई इसी पैटर्न से सवाल पूछने का अलग है। तो चूंकि ये यूपी पीसीएस स्पेशल हम लेक्चर ले रहे हैं आपके लिए, तो इस कभी हम जो यूपी पीसीएस के इर्द गिर्द जी पर हम ज़्यादा महत्व देने वाले लेक्चर में, जब हम यूपीएससी का लेक्चर होता है तो वहाँ पर बातें अलग करते हैं। यहाँ पर गुहार मोती जो कि पश्चिमी बिंदु है, और इसको हम सभी जानते हैं गुजरात का बिंदु, राज्य का पॉइंट है, ये गुजरात का पॉइंट है। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य यहाँ से पता चल गया हमारा गुजरात राज्य है, और उस पश्चिमी राज्य का पश्चिमतम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। से ये पता चला कि हमारा भारत 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से, अर्थात जो ग्रीनविच, कौन सा पॉइंट, ग्रीनविच, तो कहाँ पर है ग्रीनविच, यूनाइटेड में, ब्रिटेन में, उस ग्रीनविच से पूरब में स्थित, उस ग्रीनविच से पूरब में स्थित है। और 97 डिग्री 25 मिनट जो कि किवीथू, और ये किस राज्य का पॉइंट है, ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है मेरे भाई, ये है अरुणाचल प्रदेश है।
और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और किबिथु जो कि इसका सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का, जिस पर जो अक्षांश देशांतरी मान है वो 97 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप पूर्वी बिंदु को भी पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं, अब पश्चिमी बिंदु को भी पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं। यही बात तो समझाने के लिए गोलार्ध की बात किया कि पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, तो भारत से गुजरने वाले जितने भी देशांतर होंगे वो सभी कैसे देशांतर होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे। भारत से गुजरने वाले सभी देशांतर पूर्वी देशांतर होंगे। ये बात एकदम नोट से अपने कि भारत का जो भी देशांतरी मान जब भी पूछेगा परीक्षा में हमको पूर्वी करना है, पश्चिमी बिंदु पूछे तब भी पूर्वी देशांतर, अपूर्वी बिंदु पूछे तब भी पूर्वी देशांतर होगा। अब देखो इन दोनों देशांतरों के मध्य में भारत की एक समय रेखा है जिसे हम लोग मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं भारत के मध्य में एक समय रेखा है जिसे हम लोग मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं मेरे भाई, मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो है 82.5 5 82.5 डिग्री यानी 82 हाफ 82.5 डिग्री पर है, 5 राज्यों से ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से ये गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है यह रेखा, ठीक, 5 राज्यों से गुजरती है यह रेखा, जो कि आपका जीएमटी जिसे ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी और आईएसटी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम, और इसे 0 डिग्री को हम लोग जीएमटी के नाम से जानते हैं। तो जीएमटी और आईएसटी के बीच कितने समय का अंतर है? यह 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। क्यों ऐसा अंतर आया भाई? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री चक्कर लगाती है और यह चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, और इस आधार पर 15 डिग्री की दूरी तय करने में हमारे सूर्य के प्रकाश को लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इस आधार पर यह दूरी जो 82.5 डिग्री की दूरी है इसको तय करने में 5.5 घंटे का समय अंतराल आता है, और इस आधार पर हम लोग ये बताते हैं कि जीएमटी और आईएसटी के बीच का समय अंतराल 5.5 घंटा है। अर्थात भारत में सूर्योदय पहले होगा क्योंकि सूर्योदय भारत पूरब से होता है, और पश्चिम में यूनाइटेड किंगडम में सूर्योदय बाद में होगा। ये तो सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अब दूसरा हमने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ये ध्यान देने का फोकस किया कि जो भारत का उत्तरी और दक्षिणी जो अक्षांश विस्तार है, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो उत्तरी अक्षांश है, यह हम इस समय भारत के किस प्रांत में है? तो ध्यान दीजिएगा, ये इस समय भारत के लद्दाख प्रांत में है। कहाँ पर है मेरे भाई? यह इस समय लद्दाख प्रांत का पॉइंट है। लद्दाख हमारा एक केंद्र शासित कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को इस केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। इसके आधार पर अनुच्छेद 370 को निरसित करके या समाप्त नहीं, निरसित करके मतलब उसको निष्क्रिय करके जम्मू कश्मीर में यानी भारत की जम्मू राष्ट्रपति के आधार आदेश के अनुसार, प्रेसिडेंट के आदेश के अनुसार ये 370 को निष्क्रिय करके एक जम्मू कश्मीर जो कि पूर्ण राज्य हुआ करता था, उस राज्य के स्थान पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने कि लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश, उसी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का इंद्रकोल के नाम से बिंदु बनता है, और उस देशांतरी अक्षांशी मान है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह भारत का एक राज्य है, इसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है इसका? तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का जो है दक्षिणतम बिंदु है, तमिलनाडु का दक्षिणतम बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है, ठीक है, 3214 किलोमीटर है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि भारत के मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है, विस्तार की तुलना में ज्यादा है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर आपसे कथन में पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ लिया जाए
कि भारत का देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है। या मैं फिर दूसरे स्टेटमेंट के रूप में ऐसे सवाल बन सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार से ज़्यादा है। तो आप क्या बताएँगे? सही है। अगर ऐसे ये सही नहीं हुआ तो तुरंत हम लोग आंसर दे देंगे, गलत है। स्टेटमेंट वाले कथन भी सवाल है यूपी के भी पूछे जा रहे हैं और उन सवालों को हम लोग जब कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, मैप देख-देख के पढ़ेंगे, तभी ये सारी चीज़ें तो ये जान लीजिए कि आज तो कंटेंट दुनिया भर में उपलब्ध इतना कंटेंट हम लोग के ज़माने में सिर्फ़ किताबें हुआ करती थी। किताब हुआ करते थे, गुरुजन हुआ करते थे, जो कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने ठीक है? तो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई किया गया, विश्वविद्यालय के गुरुजनों से थी और किताबों से प्राप्त हुई, कुछ सीनियरों से प्राप्त लेकिन आज आपके युग में कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, कंटेंट उपलब्ध लेकिन इस युग में भी सावधानी से सही मार्गदर्शन ले जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा विकल्प होता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है। क्या सही है, क्या गलत है, वहाँ पे गुमराह होने हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हमसे मिल रहे हैं, जो बहुत गुमराह क्योंकि भटकाव उनके अंदर बहुत ज़्यादा और जो विद्यार्थी बहुत ही सीमित होकर के सही डायरेक्शन में हैं, उसका रिज़ल्ट भी तैयार है, चाहे वो यूपीएससी का रिज़ल्ट हो, चाहे वो यूपीपीएससी का रिज़ल्ट, ठीक है? तो दोनों रिज़ल्टों में जो है मायने रख रही हैं। तो ये बातें अगर हमारी क्लियर हो गई होंगी तो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब ये मन में आपके सवाल आ रहे हैं कि 5 राज्य कौन ठीक, तो ये 5 राज्य कौन-कौन से हैं? आइए इसको मानचित्र की सहायता से हम लोग देख लेते हैं कि भारत के कौन-कौन से वो राज्य हैं, जहाँ से यह रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य हो गए मेरे भाई 1, 2, 3 और 4, 5 ठीक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश तो है ही है जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है? नैनी और मिर्ज़ापुर से। उत्तर प्रदेश के नैनी और मिर्ज़ापुर से, ठीक? फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आपका मध्य प्रदेश फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ से ये कौन रेखा गुजर रही है? आईएसटी। कौन-सी रेखा गुजर रही है? आईएसटी। फिर उसके बाद आपका कौन गुजर रहा है? उड़ीसा, राज्य उड़ीसा और फिर गुजर रहा है आंध्र प्रदेश। अभी सभी राज्यों में हम घुमाएँगे आपको, दिखाएँगे आपको, पूरा मानचित्र आपको दिखाएँगे। अभी तो हम भारत के इर्द-गिर्द की चीज़ों को देख रहे थे, अब आइए भारत के सामान्य परिचय की भारत के उस सामान्य परिचय की ओर में हम लोग इस देश को बहुत अच्छे तरीके से आइए उस देश को समझ ज़रूरत है। तो अब हम भारत के बारे में चलिए देखा जाए। भारत बहुत देश के वासी हैं, देश में और ठीक है, बहुत प्यारा देश। यकीन मानिए इस देश को पढ़ने के बाद आपके देश से जो लगाव होगा ना, मातृभूमि गर्व है। हमें गर्व है कि हम भारत में के भारत माँ की बात का हमें भारत का भूगोल पढ़ने सही में गर्व हो। प्राकृतिक रूप से कितने सम आइए उस देश को समझ भारत ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग की कितना है मेरे भाई? तो 30,87 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो जो विश्व का 2.4% कितना है मेरे भाई? विश्व का 2.4% है।
कितना है? विश्व का 2.4% है। और इसका विश्व में स्थान कौन-सा है क्षेत्रफल में? विश्व में स्थान 7वाँ है। विश्व में स्थान 7वाँ है। तो इसका मतलब ये है, इससे बड़े भी कुछ देश हैं। तो इससे बड़े कौन-कौन से देश हैं? ठीक है? तो नंबर 1 पे है रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा देश। दूसरे नंबर पे है कनाडा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। तीसरे नंबर पे यूएसए, तीसरा सबसे बड़ा देश। चौथे नंबर पे चाइना, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वें नंबर पे हमारा कौन-सा देश है पड़ोसी देश? ब्राज़ील, पड़ोसी देश नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका का देश है, ब्राज़ील। और छठे नंबर पे दुनिया का सबसे छोटे महाद्वीप का देश है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? वही ऑस्ट्रेलिया, जब हम लोग काँपते हैं तो ये लोग कपड़ा उठा-उठा के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब सर्दी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया जैसे में गर्मी पड़ती है, और जब उन लोगों के यहाँ ठंडी पड़ती है तो हम लोग, वही ऑस्ट्रेलिया है जो कि भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है। ये छठे, ये 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं, तो भारत का क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग जनसंख्या की बात करें देश का, ये एक आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमानित आंकड़ा इस समय जो कह रहा है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन रहा है। तब 2028 में जनगणना की अंतिम रिपोर्ट आएगी, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई में भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है। वो तो उस रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी तक, हम लोग के पास जो आधिकारिक रिपोर्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब अभी तक हम लोग इसी को पढ़ेंगे। जो आधिकारिक जनगणना का रिपोर्ट है उसी को माना जाएगा, और इस जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार 121 करोड़ की आबादी वाला देश, जो कि उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में दूसरे नंबर पे था, विश्व में दूसरे नंबर पे था, और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% जनसंख्या, ठीक है, भारत में निवास करती है। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, पूरे विश्व के इस भौगोलिक क्षेत्र में, जिसका भौगोलिक क्षेत्र मात्र 2.4% हो, और वहां पर 17.7% आबादी निवास, आप समझ सकते हैं कि भारत एक जो है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, यानी उच्च जनघनत्व वाला देश है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी है। जबकि दुनिया के उन देशों में देखा जाए, अगर हम लोग चीन से, अपने पड़ोसी देश चीन से अगर तुलना करें कि चीन बड़ी आबादी वाला देश है, तो चीन का क्षेत्रफल भारत के जस्ट 3 गुना ज़्यादा है। तो उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, और उस अनुपात में उसका जनघनत्व भारत की तुलना में बहुत कम है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि चीन की जो है बड़ी आबादी है तो भारत की है तो क्या हुआ, या भारत की आबादी है, भारत का क्षेत्रफल भी तो कम में कम हो गया, क्योंकि अखंड भारत तो रह नहीं गया, और अखंड भारत का सपना पूरा है कि भारत विभाजन के बाद भारत की एक बड़ी उच्च उपजाऊ भूमि भारत से अलग हो गई, और वो कौन कौन सी अलग हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, ठीक है, हमारे देश में कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में, ठीक है। इतने राज्यों की स्थिति, और हम आपको बता दूं कि एक 28वें राज्य के तौर पर जिसका गठन हुआ था, 28वें राज्य के तौर पर जिसका गठन हुआ था, 28वें राज्य के तौर पर गठन 2 जून 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था मेरे भाई? तेलंगाना का गठन किया गया था, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और गठन हुआ तेलंगाना का, और राजधानी नहीं बनी आंध्र प्रदेश की। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या पाया कि गठन हुआ नए राज्य तेलंगाना का, और राजधानी नहीं बनी आंध्र प्रदेश की। और राजधानी जो है हैदराबाद तो किसकी थी? आंध्र प्रदेश की थी। लेकिन नई राजधानी किसकी बनी? आंध्र प्रदेश की।
और उस राजधानी का नाम क्या था? अमरावती। ठीक है, तो नई राजधानी किसकी बनी? आंध्र प्रदेश की, और उसकी राजधानी का नाम अमरावती। ठीक, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनी। क्या बनी? अमरावती बनी, जो कि इसमें आ गई है। ठीक है, क्योंकि 10 साल बाद ये कहा गया था कि इसे अमरावती को डेवलप कर दिया जाएगा। कुछ दिन के लिए तेलंगाना और इन दोनों की राजधानी हैदराबाद हुआ करती। फिर हम लोगों ने देखा कि आइए इन 28 राज्यों का परिचय एक बार कर लेते हैं। 28 राज्य को मानचित्र कैसे देखेंगे, क्योंकि मानचित्र देखने की कला हमको विकसित करनी, और मानचित्र देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस बात का ध्यान देना पड़ता है, इस बात का ध्यान देना पड़ता है, सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि मानचित्र को देखें कैसे, मानचित्र में का ज्ञान कैसे करें। कोई भी मानचित्र, चाहे एटलस में हो, चाहे आप मानचित्र को मार्केट से खरीद के लेकर जा रहे हो, उस मानचित्र में एक बहुत अच्छी विशेषता ये रहती है कि वहां पर एक डायरेक्शन का सिंबल दिया रहता है। ऐसे तीर का सिंबल आप देखेंगे ध्यान कर, मानचित्र ऐसे तीर का सिंबल दिया रहता है। ठीक है, और इस तीर के सिंबल में ऐसे सिंबल दे करके हिंदी में अगर का हिंदी का मानचित्र ऐसे उत्तर लिखा रहता है, और इंग्लिश का मानचित्र रहता है तो ऐसे नॉर्थ लिखा होता है। इसका मतलब है उत्तर दिशा को किसको संबोधित करता है? उत्तर दिशा को। अगर हम इसे मानचित्र मान लें, तो हम लोग अपना एटलस मान लें, तो एटलस में जो हमारे सामने जो ऊपर हमारे सिर के ऊपर का ये जो दिशा दर्शाएगा, ये उत्तर दिशा को। ठीक है, तो इसीलिए देखिए हम उत्तर की बात की, ये दक्षिण दिशा को करेगा, ये पश्चिमी दिशा को करेगा, और ये पूर्व दिशा को करेगा। तो हम जब मानचित्र में कहेंगे कि चलो पूरब की ओर चलो, पश्चिम की ओर चलो, पूर्वोत्तर की ओर चलो, और नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर चलो, तो ये सब हम लोग देखते रहेंगे। अब हम लोग चलेंगे कहाँ से? कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, नई दिल्ली ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। नई दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली हमारा केंद्र शासित दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और इस दिल्ली में हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसी दिल्ली भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बेसिक रूप से सब हम जानते हैं। अब इसी दिल्ली से हम लोग उत्तर की ओर चलेंगे, दक्षिण की ओर चलेंगे, पूरब की ओर चलेंगे, पश्चिम की ओर चलेंगे, तो सभी राज्यों की जानकारी हमको होती चली जाएगी, मानचित्र में हम लोग देखते चले जाएंगे। तो आइए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को देख ले। दिल्ली के पड़ोस में दो महत्वपूर्ण राज्य हैं। एक तो जिस प्रदेश की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक, और इधर उसके पड़ोस में है हरियाणा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसके उत्तर में चलेंगे तो ये मिलेगा आपको पंजाब, और उत्तर इधर चलेंगे तो ये है उत्तराखंड। फिर इधर चलेंगे तो ये है हिमाचल प्रदेश। फिर इधर चलेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, और ये है लद्दाख प्रांत, जो कि भारत का सबसे उत्तरी प्रांत। भारत का सबसे उत्तरी प्रांत भारत में कौन सा इस समय? लद्दाख है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और यह केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा केंद्र शासित, अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। फिर इधर से हम लोग इधर पश्चिम की ओर चलें तो हमको सबसे बड़ा राज्य भारत का मिलता है, जिसका नाम है राजस्थान। और फिर जो है पश्चिमी राज्य में अगर इधर चले तो गुजरात मिलता है, गुजरात मिलता है। हालांकि एक्चुअल में हम लोगों तो मध्य भारत से चलता है, लेकिन दिल्ली ला, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी हमारी है, और राजधानी का ज्ञान होना जरूरी है। फिर हम लोग इधर से पूरब की ओर चलना शुरू करते हैं, पूरब से चलना चाहते हैं, तो हमारे भारत के मध्य में कौन सा राज्य है? उसका नाम ही मध्य प्रदेश है। भारत के मध्य में जो राज्य है, उसका नाम ही मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश से हम लोग चारों ओर चल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश देख ही लिया, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है। ठीक है, और आप सभी राजधानी जान ही रहे। लद्दाख की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा हमको। जम्मू कश्मीर की राजधानी हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड, पंजाब और चंडीगढ़। तो ये इनकी राजधानी यहाँ पर चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ हम लोग जानते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है अपने आप में, और ये 3 राजधानी है। ये भारत का एकमात्र राजधानी है जहाँ पर 3-3 राजधानियां हैं, जिसमें पंजाब की राजधानी,
हरियाणा की राजधानी अपने आप पे खुद की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक। और इधर राजस्थान की राजधानी आप जयपुर जानते हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जानते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी आप अक्सर कमेंट करके बताइए, ठीक। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग पूरब की ओर चलें तो हम लोग को मिलता है छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है, और इधर मिलता है उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और इधर हम लोग मिलता है झारखंड जिसकी राजधानी रांची है, और इधर मिलता है बिहार जिसकी राजधानी पटना है, और इधर मिलता है पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, और इसके इसके उत्तर की ओर चलते हैं तो इसके मिलता है शिमला। अच्छा, शिमला मिलता है ना, ना भाई, शिमला तो हिमाचल में चला, फिर नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। और ये है गंगटोक, इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। फिर ये आ जाता है पूर्वोत्तर भारत से, क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर भारत, सेवन सिस्टर स्टेट्स, क्या बोलते हैं इन्हें? सेवन सिस्टर स्टेट्स, सेवन सिस्टर स्टेट, सेवन सिस्टर स्टेट्स, ठीक। सात बहनों का जो है राज्य, जिसमें कि आपका है असम राजधानी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राजधानी ईटानगर, ठीक है। इधर आपका नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, नेपाल, और इधर आपका मिजोरम का, और मेघालय। ये सेवन सिस्टर स्टेट्स, सात राज्यों का एक समूह है, ठीक है। तो इस समूह को हम लोग याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का एक सिंपल सा है, अमे, ठीक है, मित्र, अमे मित्र, अ से असम, म से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, ठीक है, त्रि से त्रिपुरा। और क्या बचा भाई? चार हो गए, तीन बचे। अ से अरुणाचल, म से म से मणिपुर, और न से नागालैंड, ठीक। इस सिंपल से ट्रिक से जो है हम लोग तैयार कर सकते हैं, यूपी कमीशन के लिए बड़ा काम का आएगा। सेवन सिस्टर स्टेट्स के लिए एक सिंपल सा ट्रिक, ऐसा अगर कभी आपसे विकल्प में सवाल पूछा जाए आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ओके। फिर इसके बाद जो है हम लोग मध्य प्रदेश से दक्षिण की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर इधर हम लोग को मिलता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य मिलता है? महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है, और हम सभी जानते हैं कि मुंबई भारत, महाराष्ट्र की राजधानी नहीं, भारत की आर्थिक राजधानी भी, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। फिर इसके बाद इधर हम लोग चलते हैं तो ये नवगठित राज्य तेलंगाना मिलता है जिसकी राजधानी हैदराबाद है, और इसके दक्षिण की ओर मिलते हैं तो कर्नाटक मिलता है जिसकी राजधानी गुरु है, और भारत की हाईटेक साइलेंट वैली, एक सिलिकॉन वैली, साइलेंट वैली तो वहाँ, यह आपका है कौन सा? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली वहाँ कैलिफोर्निया में, और हमारे भारत में सिलिकॉन है बंगलुरु को हम लोग मानते हैं। अब बंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। बंगलुरु और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में तटीय राज्य एक है, का नाम है गोवा, और गोवा की राजधानी आप सबको मालूम है, अगर पक्ष में बताइएगा क्या है, हम नहीं बता रहे, आप बताएंगे। अच्छा चलो बता ही देते हैं भाई, पणजी है। फिर इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है, ये एक तटीय राज्य है। फिर इसके बाद दक्षिण में चलते हैं तो दक्षिण में हम लोग को मिलता है केरल, ठीक, केरल जो कि पश्चिमी तटीय राज्य है, और इधर हमको मिलता है तमिलनाडु, और केरल की राजधानी जैसा कि तिरुवनंतपुरम है, और तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, ठीक। तो ये भारत के 28 राज्यों का परिचय हम लोगों ने कर लिया। अब कुछ केंद्र शासित प्रदेश बच गए, कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो बच गए उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चले, ये जो क्षेत्र में इधर दादर नगर हवेली तटी में है, इधर द्वीप में दमन दीव है, तो यहाँ पर है दमन दीव, दमन दीव, और दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत। इधर केरल के तटीय एरिया में हम लोगों को भारत का सबसे छोटा द्वीप मिलता है, इसका नाम है लक्षद्वीप, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इधर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीपीय क्षेत्र है जिसे हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, अंडमान
निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। भारत का ये देश है, भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। अंडमान निकोबार निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत का एक है और ये एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश। ओके, यही यहीं पर हम लोगों ने देखा था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हमारे देश में एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 1 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, इसका नाम है पांडिचेरी। क्या नाम है इसका? पांडिचेरी, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये 4 राज्यों, ठीक है, 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो पांडिचेरी, कराईकल, ठीक है, यमन, ठीक, ये सभी इसके पार्ट हैं। तो इसमें कौन-कौन सा पार्ट किसके-किसके हिस्से है, ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर आप ज़रूर बताइए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में हम आपका इंतज़ार करेंगे कि आप जो है हमको ज़रूर बताएँ कि पांडिचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है, या हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग बताएँ, ठीक है? चलिए बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम आपके इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। जल्दी बताइएगा, जल्दी से जितना जल्दी हो सके बता दीजिएगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग बता दीजिएगा। मैं 3 राज्य बता दे रहा हूँ आपको, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितना राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक? तो हम चलो भाई बता ही देते हैं, हम अंतिम लिख ही देते हैं, आप ना हो, ठीक? क्योंकि टीचर की ज़िम्मेदारी होती है और उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन। तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2 क्षेत्र हैं हमारे, एक है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? पांडिचेरी, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में। फिर उसके बाद जो है ऐसी कराईकल, कराईकल, ये तमिलनाडु में है। तो इसके क्षेत्र कराईकल, ठीक? पांडिचेरी की कहानी चूँकि फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी और इस बस्तियाँ को जब भारत से फ्रांसीसियों के कब्जे से भारत ने इसको जब लिया, एक फ्रांसीसी संस्कृति, क्योंकि भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश, और खास तौर से जब भी भारत ने अंतिम रूप से जब जिस किसी भी क्षेत्र को जब अर्जित किया, जैसे जो गोवा को भी, जब गोवा को भारत गोवा को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया, बाद में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। पांडिचेरी हमें यही हमारे मन में भी सवाल आता है कि 3 राज्यों में फैला हुआ, 3 राज्यों को देव क्यों नहीं दिया? लेकिन वो तर्क है कि विविध संस्कृति का हम लोग देश हैं और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इसका क्षेत्र फैला हुआ है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में इसका क्षेत्र फैला, और आंध्र प्रदेश में कौन-सा भाग है इसका? ठीक, आंध्र प्रदेश में कौन-सा भाग है? बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो इसको हम लोग करके ही मानेंगे, ठीक है? और ये है यनम। क्या है इसका नाम? यनम। और केरल के क्षेत्र में जो है, केरल के क्षेत्र का नाम, ठीक, केरल के क्षेत्र है, का नाम है माहे। केरल में है माहे। तो ये 3, ये सब जिले हैं इसके। 4, क्योंकि यनम एक जिला हो गया, माहे एक जिला हो गया, कराईकल एक जिला हो गया, पांडिचेरी। तो 4 जिलों से मिलकर के ये बना हुआ। 2 जिले कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में, 1 जिला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, और 1 जिला इसका कहाँ पर है? केरला में। अलग-अलग क्षेत्र में इसके जिले हैं। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी, और इसको समझते हुए हम लोग इस आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया मानचित्र में? सभी राज्यों के दर्शन कर लिए, राज्यों को देख लिया। और सबसे अच्छी बात क्या कर लिया? ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को एक सिंपल से ट्रिक में बैठा लिया। अ का मतलब यहाँ पर अस्पताल है, मी का मतलब मित्र का मतलब का, अरुणाचल, ठीक है, म से मणिपुर, न से नागालैंड। इसको अगर हम लोग अभी ये पूरा काम कर, तो अब हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसको कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ों को नोट करते हुए, मैंने सबसे शुरू में ही बताया कि एटलस हमारे आपके लिए कंपल्सरी,
एटलस हम लोगों के पास होना चाहिए। अब आप जो है मन में सवाल आ रहा होगा, घबराइए नहीं, जो विद्यार्थी हमारे सारी सुविधा हम दें, जो आपको चाहिए, आपको केवल प्रिपरेशन करना है, इससे हम साथ चलते रहना है और हमसे उम्मीद करिए और आगे आप चल के आगे भी 4 कदम रहिए। अब तो मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में, ठीक है? टीचर के साथ नहीं, टीचर के आगे भी चल के काम किया जाए। हाँ, तो दिशा निर्देश देते रहेंगे, ऐसे चलो, बस। हम लोगों का बस इतना ही है, हमारे ज़िंदगी की जो कमाई है, वो कमाई आपके किस काम में आएगी? वो इसी काम में आएगी कि दिशा निर्देश को सही डायरेक्शन मिले, जहाँ आपकी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। अगर ये निश्चित सफलता चाहते हैं, तो श्याम आइए ज़रूर जुड़ें और इस विश्वास को कंठस्थ करें। ओके? तो चलिए मेरे भाई, हम लोग यहाँ तक ये बातों को अब हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं। कैसे देश हैं? जो पड़ोस में रहते हैं देश, उन देशों के बारे में चर्चा करना थोड़ा-सा ज़रूरी है। तो आइए उन पड़ोसी देशों की जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो कुछ ऐसे देश हैं जिनकी सीमा स्थल से जुड़ी है, कुछ ऐसे देश हैं जिनकी जल से जुड़ी। तो आइए ऐसे देश देखा जाए जिनकी सीमा स्थल से जुड़ी है और इनकी सीमाओं को हम लोग, देखिए यहाँ से सवाल ज़्यादातर मिलान करने वाले और यूपी कमीशन का मिलान करने वाला सवाल अभी भी आ रहा है। 2025 के पेपर को अगर हम लोग वहाँ पर मिलान करने वाले काफ़ी अच्छे सवाल आए हैं। देखने में बहुत हल्के सवाल थे, लेकिन जब परीक्षा हॉल में करके लोग निकले और रिजल्ट आया, ठीक है? तो सबके पसीने फूल-फूल के निकलने, ठीक है? क्यों? क्योंकि पेपर देखने में जो हल्का था, वाक़ई में हल्का नहीं होता है। आयोग कहीं न कहीं अब तो विकल्पों का खेल बहुत, यूपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ पर भी विकल्प गज़ब के आ रहे हैं, ठीक है? हम लोग जो है जहाँ तक नहीं सोच पाते यूपीएससी उसके आगे सोच करके विकल्प बना। सवाल वही है, सब कुछ विकल्प बड़े पेचीदा, कुछ तो ऐसे पेचीदा सवाल यूपीएससी पूछता है कभी-कभार, में सब कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है? तो यूपीएससी का एक टारगेट है उसका और उस टारगेट बैच को भी हम लेके चल रहे हैं, तो बैच में भी और उसकी भी नियमित का क्लास हमारी, कुछ डेमो क्लास हमारी जो है किया हुआ था, लेकिन अगर आपको रेगुलरली नियम से काम लर्निंग है, चलिए मेरे भाई हम लोग अब चूँकि डायरेक्टर फिलहाल हम लोग पढ़ाई पे, देखो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन? भारत के पड़ोसी देश नंबर 1 पर बांग्लादेश है। कौन-सा देश है? बांग्लादेश भारत का एक जन्म हुआ और जिसका जन्मदाता भारत ही रहा, जिसका जन्मदाता भी भारत ही रहा। दूसरा पड़ोसी देश है चीन, जो कि महत्वपूर्ण पड़ोसी देश एक है जिसका काफ़ी लग इसके साथ बड़ी राजनीतिक, ठीक है, इसके साथ बड़ा कूटनीतिक रिश्ते। फिर हम लोग बात करेंगे भारत से ही उपजा हुआ देश, ठीक, भारत की एक त्रासदी से उपजा हुआ देश का नाम, और फिर इसके बाद हमारे पड़ोसी देश का है भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उस देश का नाम है हिमालय की गोद में बसा हुआ नाम है नेपाल। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश जिसे हम लोग ब्रह्म देश के नाम से जानते हैं, वह बर्मा के खाने में जिसे जानते थे और उसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। उसके बाद पड़ोसी देशों में हिमालय की गोद में बसा हुआ भारतीय संस्कृति, भारत के महानतम मनोवैज्ञानिक हम मन की जबरदस्त सर्जरी कर इस लाइट ऑफ एशिया को, लाइट ऑफ एशिया से प्रभावित एक हिमालय की गोद में
जो देश क्या मानता है? जो देश अपनी हैप्पीनेस को जीडीपी देश उसी देश है, देश नीति और अपनी रक्षा की ज़िम्मेदारी भी और पड़ोसी देश जिसे हम लोग भूटान के नाम से जानते हैं, भूटान के नाम से जानते हैं। भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और फिर उसके बाद हमारे पड़ोसी देशों में का नाम है अफ़गानिस्तान, ठीक है? अफ़गानिस्तान जो कि तालिबान को लेकर के काफ़ी चर्चा में बना और यहाँ पर लोकतंत्र का किस तरीके से भारत के इर्द-गिर्द दिखा भारत इतनी बड़ी आबादी वाला इस देश में भुखमरी का शिकार था। देश इसी उपनिवेश से आजाद हुआ था। देश पहला चुनाव जब दुनिया में आता है करके दिखा देता है। भारत सिर्फ बातों में नहीं लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के स्तंभ खुद से खड़ा करके दिखा इतनी बड़ी आबादी है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो सबसे बड़ी सीमा वाला देश है और सबसे निकटतम पड़ोसी देशों में से महत्वपूर्ण है और वो 4096.7 किलोमीटर। तो बांग्लादेश और भारत का सीमा और भारत पड़ोसी देश में कई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जो कि मित्रवत स्थिति राजनीतिक उथल-पुथल के कहीं न कहीं वह स्थिति बिगड़ती हुई है, यही पड़ोसी वही बांग्लादेश जिसमें हमारी गंगा नदी जाकर के पद्मा के नाम जो कि ब्रह्मपुत्र का वही बांग्लादेश पड़ोसी देश। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पड़ोसी देश इधर म्यांमार है, एक म्यांमार जी साथ 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। ये बांग्लादेश है, हाँ? कौन सा देश है? बांग्लादेश। फिर इधर है आपका म्यांमार, इधर है म्यांमार। फिर इधर ये है आपका भूटान, हिमालय की गुफा। ये चीन के साथ ये है हमारा नेपाल, हिमालय की गुफा देश। इधर ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र अफ़गानिस्तान का क्षेत्र अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान जो कि सबसे कम सीमा वाला सबसे छोटी सीमा वाला देश और इधर है पाकिस्तान। इधर कौन-सा देश है? पाकिस्तान। है। देखो मेरा मानना है कि भारत जैसे देश को पाकिस्तान की तुलना अरे भाई क्या तुलना करते हो? ये उत्तर प्रदेश से भी जिसका छोटा बजट हो, अरे उत्तर प्रदेश से भी जो उत्तर प्रदेश जिस राज्य की आप तैयारी करो, उत्तर प्रदेश की बराबरी वो नहीं कर सकता, भारत की क्या बराबरी? ये वजह बेवकूफ़ी अरे तुलना करनी है तो चीन से करो। क्यों? क्योंकि चीन दुनिया की बढ़ती हुई सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था एक है और आज पूरे दुनिया में दूसरा सर्वाधिक व्यापारिक अधिकार रखने देश है। विश्व में बहुत सारे चीन उत्पाद पूरा कब्जा चीन का जो व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से और रक्षा के क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। ऐसे देश से अगर हम लोग हमारे देश की उन्नति बेहतर होगा, लोगों से क्या तुलना की तुलना ही नहीं की, है ना? ऐसे देशों से तुलना करना हमारे चलिए, फिलहाल चूँकि हमारे ही अ, देश से ही अखंड भारत से ही निकला हुआ है, तो सही है ना? दर्द हम लोग का ही रहता है इसीलिए दर्द का जोखिम जो है चलता रहता है भारत और पाकिस्तान। ये स्थितियाँ सिंदूर हो, कोई भी हो, सारे विवाद जो है करंट अफेयर हाँ, सबसे करंट अफेयर्स की बात कर दिया। करंट अफेयर्स की हर मैगज़ीन आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर उपलब्ध रहेगी। आप किस शहर से हैं, आपको बता सकें, नहीं उपलब्ध है, तो हमारे एप्लीकेशन से पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगी और आपको अगर का फिजिकल बुक चाहिए, वो भी आपके ठीक है, ये सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये सब हम लोग पड़ोसी देशों को
अब देखो पड़ोसी देशों में जो सबसे लंबी सीमा है, ये सीमाओं का क्रम हमारे यूपी कमीशन सीमाओं के क्रम में हमने देखा सबसे लंबी सीमा 4098.7 ध्यान रखिएगा, ये सभी सीमाएं किस किलोमीटर में, तो 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी चीन की, बांग्लादेश की। चीन की दूसरे नंबर पे है और वह है 3488, याद कैसे रखें, किलोमीटर में नहीं रखेंगे, 3488 में याद। और पाकिस्तान के साथ कितनी, 3723, पाकिस्तान के साथ कितनी, 3723 किलोमीटर। 3323 याद रखेंगे तो भूल जाते हैं हम, ऐसे याद रखेंगे, दो दो मोबाइल नंबर की तरह डिजिट याद रखेंगे, जल्दी याद हो जाए। नेपाल के साथ कितना है, 1751, नेपाल के साथ 1751। अब म्यांमार के साथ कितना है, 1643, म्यांमार के साथ कितना है, 1643। और भूटान के साथ कितना है, 699। अफगानिस्तान के साथ कितना है, 106 किलोमीटर। देखिए इसको याद करने की एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है, और वह ट्रिक क्या है, बहुत अच्छा ट्रिक है। उस ट्रिक को हम भी जो है किसी न किसी से सीख ही रहे हैं, और वह ट्रिक क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, इसको लंबाई को याद करने का, लंबाई के क्रम को याद करने का, और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से ये भी क्लियर हो। देखो बचपन, ब च प न, चार याद हो गए। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, ठीक है। मे, मे कर लो, मे से म्यांमार हो गया, और इधर इनको हम लोग इंग्लिश में लिख, ठीक है, क्यों, यह है भूटान, PHUAN, ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी भी देख लें, इसी सेट में अंग्रेजी। और ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये भी हो गया अफगानिस्तान। अब बचपन मी को याद करने का ट्रिक है ना, बहुत आसान। तो कुछ ट्रिकी चीज़ें यूपी कमीशन, तो जो जो चीज़ें ज़रूरी हों सब डिलीवर किया जाएगा आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और इसको इसी क्रमबद्ध तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थी, अभ्यर्थी, सब लोग जो है बहुत, और इसको नोट, ठीक है। तो ये हमारे भारत के अब इन पड़ोसी देशों आए हैं, उन सीमाओं को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, क्यों, क्योंकि उन सीमाओं का निर्धारण जब भारत एक उपनिवेशिक देश, तो उपनिवेशिक देशों में जब इन सीमा था, उस समय एक देश ब्रिटेन हुआ करता था, जिसके ऊपर, जिसका हमारे देश में प्रभुत्व था। और इस ब्रिटेन के समय में इस भारत और चीन के मध्य का निर्धारण किया गया था, और उस सीमा को हम लोग का नाम है, उस सीमा को हम लोग किस जानते हैं, को हम लोग भारत और चीन। लेकिन इसी भारत और चीन, इस जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीमा, भारत चीन सीमा, जो कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, और इसी सीमा को हम मैक मोहन जानते हैं, मैक मोहन देख, मैक मोहन रेखा के नाम, मैक मोहन रेखा को नाम, ठीक है। तो मैक मोहन रेखा जिसने जिसने देखा वो देख ले, ठीक, मैक मोहन रेखा। और अगर आपने नहीं देखा तो फिर से दिखा देते हैं, भारत और चीन का, कि भारत और चीन, फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के समय 1946 के दौर में, 47 में भारत आज़ाद होना था, और उसी समय सीमा का निर्धारण किया गया, और उस सीमा को हम लोग भारत पाकिस्तान सीमा ही हैं, और सीमा के नाम से भी, क्यों, इसी समय एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था रेडक्लिफ, अधिकारी का क्या नाम था, रेडक्लिफ नाम था। इसलिए इस रेखा को हम लोग रेडक्लिफ रेखा
जानते हैं और ये सभी सवाल जो है मिलान करने के लिए मिलान करने फिर इसी तरीके से जब भारत अखंड भारत हुआ करता कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच निर्धारण ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच नहीं किया गया था। उस सीमा का निर्माण भारत और अफ़गानिस्तान के बीच किया। हालाँकि जब भारत का विभाजन हुआ, तो उस सीमा की लंबाई ज़्यादातर पाकिस्तान के साथ है और भारत के साथ नहीं। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा है, उस सीमा को हम लोग नाम से जानते हैं, डुरंड रेखा को हम लोग डुरंड रेखा के नाम डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा किसकी भारत अफ़गानिस्तान अगर विकल्प ने भारत ना दिया हो तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और मैकमोहन रेखा भारत तथा और जो है रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच। तो ये हम पड़ोसी देशों के ठीक भारत के पड़ोसी अब हम लोग इस मानचित्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को हल करने चाहिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि मई 2025 में मई 2025 भारत सरकार ने एक नया डाटा जारी किया और उस डाटा को जो हमारे तटीय सीमा थी जिगजैग थी जहाँ पर मुड़ी हुई है जिसको जिगजैग बोलते हैं। तो पहले क्या करते थे हम लोग पहले जैसे ये पड़ोसी ये है तटीय राज्य ऐसा सीधा सीमा जब नाप दिया ठीक है फिर नापा तो 7,516 किलोमीटर थी 7,516 किलोमीटर हुआ करती थी भारत की तट लेकिन जब जिगजैग सहित और जैसे एक गुजरात का जिगजैग आकृति फिर इधर जहाँ 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 जिगजैग हो रहा है तमिलनाडु इसका तट जहाँ पर जिगजैग जिगजैग हो रहा है इस सब को घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा इसमें लगभग 40% से भी ज्यादा वृद्धि हुई और वह वृद्धि 7,516 से पहुंच गई 11,098 11,098 भारत के तटीय सीमा की लंबाई इसमें भारत के तटीय सीमा की लंबाई है 11,098 और ध्यान रखिएगा कि जो हमने सीमा ये बताई ये भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी असली सीमा भारत के 15,000 15,200 ठीक यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा कि टोटल में यहाँ कुल सीमा की लंबाई कुल सीमा स्थलीय सीमा ध्यान रखिएगा स्थलीय सीमा कुल स्थलीय सीमा लंबाई स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई 15,200 यहाँ पर टोटल जो है शॉर्टकट में हम लिख टोटल टोटल यहाँ पर लंबाई है 15,200 किलोमीटर ठीक ये भारत की असली सीमा की लंबाई भारत की असली सीमा की लंबाई है जो विभिन्न देशों के साथ इतनी इतनी दूरी पर लगती है ठीक जिसमें सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ अब हम बात कर रहे थे भारत के तटवर्ती राज्य की बात किसकी कर रहे थे भारत के तटवर्ती राज्य की बात भारत के तटीय राज्य तटीय राज्य की सीमा लंबाई हो गई 11,098 जबरदस्त वृद्धि देखी गई क्योंकि हम लोग ऐसे पहले मापते थे अब जिगजैग में माप लिया तो इसकी लंबाई यहाँ पर दो तीन तरह के सवाल लोकसभा आयोग में पहले ही तो पहले जो सिंपल सा सवाल आता था भारत के कितने तटीय राज्य हैं 9 तटीय राज्य हैं ठीक है फिर पूछता था कि भारत में तटीय राज्यों की सबसे लंबी सीमा किसकी प्रकार का सवाल तीसरे प्रकार का सवाल ये इसमें आयोग ज्यादातर पूछता था कि ये जो विभिन्न तटीय राज्य हैं उनकी लंबाई किसकी मिलान करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ सबसे छोटी जो सीमा की लंबाई उसको पूछ अब हम लोगों इसी फैक्ट को इसी बात को थोड़ा सा एक विस्तार से इस तरीके से पढ़ना और एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत के भूगोल विश्व का भूगोल मानचित्र की बातें एक तैयार नहीं को तैयार करने
बार-बार देखने का बहुत बड़ा रोल। जब आप मानचित्र को बार-बार देखेंगे, अपने टेबल के सामने उसको उसको बार-बार देखिए। जब आप बार-बार देखेंगे ना तो उसका इमेजिनेशन होगा और जब इमेजिनेशन होगा ना तो आप देखेंगे एक समय बाद भारत के सभी राज्य ऐसे आँख बंद करें पूरे दिखने लगे और जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जाएँगे ना तो वो सभी राज्य आपको आसानी से दिखाई देने लगे। जब आसानी से दिखाई देंगे, आप आंसर करना आइए इसी क्रम में तो देखो भारत का जो तटीय राज्य है, वो कौन-कौन से हैं? भारत के तटीय राज्य कौन-कौन से? ये सब लोग तो देखें। तो देखो भारत के तटीय राज्य की अगर हम बात करें, भारत के तटीय राज्यों में स्थान आता है नंबर 1 पे गुजरात का। क्या है? गुजरात का। गुजरात एक भारत हम पश्चिमी तट से अगर चलें, तो गुजरात आता है। फिर उसके बाद हमारा तटवर्ती राज्य आता है महाराष्ट्र, ठीक है? महाराष्ट्र एक तटवर्ती राज्य है। फिर उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक छोटा-सा राज्य है, छोटा-सा राज्य है, बड़ा ही राज्य है, आर्थिक दृष्टि से भी, एक पर्यटन के दृष्टिकोण का नाम है गोवा। अब फिर उसके बाद जब हम लोग दक्षिण की ओर एक पड़ोसी एक महत्वपूर्ण राज्य है तटीय राज्यों में का अभी हमने सिलिकॉन वैली का जिक्र किया जिसके सिलिकॉन वैली का जिक्र किया और वह है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। फिर उसके बाद हम लोग दक्षिण की ओर चलते हैं, हम लोगों को तटीयवर्ती राज्य मिलता है, राज्य मिलता है। फिर उसके बाद इधर हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोगों को तटीय राज्य तमिलनाडु राज्य मिलता है, तमिलनाडु। पूर्वी तट से सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा? अब भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा? केंद्र शासित प्रदेशों को अगर शामिल करेंगे तब आपका अंडमान निकोबार। लेकिन भारत के राज्यों की बात करेंगे तो फिर उसके बाद अगर हम लोग चलें तो आंध्र प्रदेश आ जाता है। आ जाता है आंध्र प्रदेश आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग चलें आंध्र प्रदेश के बाद चले आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश जो एक तटवर्ती राज्य है और जिसकी तटीय सीमा जो है काफ़ी गहरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी फिर इसके बाद चलते हैं हम लोगों को तटीय राज्य मिलता है उड़ीसा, राज्य मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं राज्य मिलता है पश्चिम बंगाल, मिलता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और इन्हीं में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम पुडुचेरी। ये भी तटीय राज्यों में और इधर द्वीपीय क्षेत्रों में तटवर्ती राज्यों में पांडिचेरी, इधर अंडमान निकोबार द्वीप अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार समूह ये भी एक तटीय राज्य है, द्वीपीय राज्य है। और इधर हम लोग आए तो लक्षद्वीप आ जाता है और इधर अगर हम लोग बात करें तो दमन एंड दीव है, दमन एंड और दादर नगर हवेली अब तो इसी से जुड़ी गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार चौथा केंद्र शासित। 4 केंद्र शासित जो तटीय हैं, कैसे हैं? तटीय हैं और 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य। ठीक है? कितने राज्य हैं? तटीय राज्य। अब इनमें से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा तटीय राज्यों में किस तो आइए इसको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले नंबर होता है गुजरात है और गुजरात के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 2340 ठीक है 2340 ये सभी लंबाई हम किस में दूसरे नंबर पे जो तटवर्ती राज्य है लंबाई के क्रम में एक नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु। पहले जो है दूसरे नंबर पे कौन हुआ करता था? आंध्र प्रदेश हुआ करता था। लेकिन अब कौन सा हो गया है? वह तमिलनाडु है और तमिलनाडु के तट की लंबाई कितनी है? 1068 किलोमीटर। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो स्थान आ गया है अब वो हो गया है
नंबर पे कौन सा आ गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के तट की लंबाई कितनी है? 972 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश के तट की लंबाई कितनी है? 972 किलोमीटर। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे जो इसमें स्थान आ गया है, वह किसका है? तो वह स्थान है आपके महाराष्ट्र। वह स्थान किसका है? महाराष्ट्र का, चौथे नंबर। अब महाराष्ट्र के तट की लंबाई है 877.97 किलोमीटर। कितनी है? 877.97 किलोमीटर। ठीक है। पांचवें नंबर पे जो राज्य इस टाइम में आ गया है सीमा करके, वह है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ही है यहाँ का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, और इसी सुंदरबन डेल्टा के प्रभाव के कारण इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, और वह 721 किलोमीटर है। 721 किलोमीटर। 721 किलोमीटर। 721 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगर हम छठे नंबर पे बात करें, छठे नंबर पे कौन सा राज्य आ चुका है? तो छठे नंबर पे केरला का स्थान। क्या स्थान है? केरल का। और केरल की जो तटीय सीमा की लंबाई है, वह इस समय है 600 किलोमीटर। 610.15। सातवें नंबर पे जो राज्य आ गया है, वो स्थिति पर प्रेजेंट टाइम में जिस है, वह आपके उड़ीसा की है। उड़ीसा की है। और उड़ीसा कितनी किलोमीटर की लंबाई जो है तटीय सीमा? 574 है। 574। और छठे नंबर छठे सातवें आठवें नंबर पे जो राज्य आ गया है, वह है कर्नाटक। आठवें नंबर पे कौन सा राज्य है मेरे भाई? वह है कर्नाटक। अब कर्नाटक के तट की लंबाई कितनी है? 343 किलोमीटर। 343 किलोमीटर। और नौवें नंबर पे जो राज्य आ गया है, उसका नाम क्या है? गोवा। और गोवा की तट की लंबाई कितनी? 105। ठीक है। 93.95 किलो। 193.95। ठीक। 193 नहीं, लगभग 194 किलो। ये भारत के 9 राज्य हो गए। ठीक। अब इसमें भी अगर आपसे पूछे कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों मिला करके सबसे किस, तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक। निकोबार। कि अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश ये नंबर 1 पे है, और इसकी लंबाई है 383.5। और दूसरे नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेशों में आई है, वह लक्षद्वीप। इसकी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और उसकी लंबाई 144 किलोमीटर। 144 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे जो लंबाई है, वो दमन द्वीप है। दमन द्वीप की है। और दमन द्वीप की लंबाई लगभग 54। और चौथे नंबर पे जो है, वो पांडिचेरी। कौन सा है? पांडिचेरी है। और पांडिचेरी की जो लंबाई है, वह है 42.42। अगर हम टोटल करें, कुल मिलाकर के 9 4 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेश सहित के कुल संख्या हुई 13 हो गई। अब इन 13 में से अगर नंबर 1 आपसे पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन 13 में से सबसे छोटी सीमा अगर आपसे पूछा जाए तो पांडिचेरी का होगा। और गोवा से छोटे सीमा इन तीनों की है, ध्यान रखिएगा। गोवा के बाद लक्षद्वीप, पांडिचेरी। गोवा के बाद लक्षद्वीप, दमन द्वीप। गोवा के बाद लक्षद्वीप, बात को नोट के राज्यों में सबसे छोटा है। और ये अंडमान निकोबार ये टॉप पर है, किससे? गुजरात से भी ऊपर। तो ये भारत के तटीय राज्य होंगे। पूरा डाटा सहित हम लोग कोशिश कर लेंगे। अगर इतना डाटा अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही जो है बेहतरीन साबित होने वाला। ओके, इतना बातें क्लियर। अब देखिए
हमारे देश के पड़ोसी राज्य की बात करें, तो पड़ोसी देश की बात करें जो कि जलीय सीमा से सटे हुए राज्यों में, पड़ोसी देशों में अगर हम लोग जलीय सीमा, तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि पड़ोसी राज्यों में, इधर है हमारा पड़ोसी देशों में श्रीलंका, क्या नाम है? श्रीलंका। और इधर जो पड़ोसी देश है उसका नाम है मालदीव। क्या नाम है उसका? मालदीव। ठीक है? और इधर हमारा द्वीपीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार। ठीक। अब यहाँ पर मालदीव और इधर द्वीपीय क्षेत्र हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप और मालदीव दोनों का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है? प्रवाल भित्तियों। ये किस प्रकार के द्वीप हैं? प्रवाल द्वीप है। जबकि जो हमारा अंडमान निकोबार है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अंडमान निकोबार द्वीप, इसका जो निर्माण है ना, इसका निर्माण हिमालयी प्लेट से हुआ। जिस तरीके से वलन की क्रिया के कारण हिमालय का निर्माण है, तो ये हम लोग कहते हैं ना कि ये हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। और इसका बेहतरीन, इसीलिए तो यहाँ पर दो ठे ज्वालामुखी, आयरन ज्वालामुखी मिलती है ना। और ये ज्वाला, ये हिमालय, तो ये ध्यान रखिएगा, ये द्वीप का निर्माण अलग प्रक्रिया से हुआ। तो एक तरीके से ये पर्वत है, ये जो आइलैंड के रूप में दिखाई। और ये क्या है? ये प्रवाल भित्ति से निर्मित, प्रवाल भित्ति, सबसे ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मौजूद, यहाँ पर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व। ठीक उसी प्रकार से ये कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप हमारा ये दोनों है। ठीक, ये ध्यान दीजिए। देखो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, मालदीव और लक्षद्वीप यहाँ पर है 8 डिग्री, कौन सा चैनल है? 8 डिग्री। और इधर लक्षद्वीप का दक्षिण दो हिस्सा है, और लक्षद्वीप के दो है 9 डिग्री। लक्षद्वीप के दो महत्वपूर्ण हिस्सों के बीच 9 डिग्री। तो लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है और लक्षद्वीप, इन दोनों के बीच में जो है एक डिग्री चैनल है जिसका नाम है 9 डिग्री। ठीक इसी तरीके से अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच 10 डिग्री, अंडमान और निकोबार द्वीप के 10 डिग्री, कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान को अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और हम कहें कि भारत और मालदीव अलग करता है। ठीक है, भारत और मालदीव को कौन सा अलग करता है? तो वह जो है हमारा कौन सा है? वह है हमारा 9 डिग्री चैनल। ठीक है, वो कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। तो दोनों जो है महत्वपूर्ण चैनल हैं। एक दोनों ही हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 8 डिग्री चैनल जो कि इन दोनों को अलग कर रहा है, 9 डिग्री चैनल को अलग कर डिग्री। ठीक, तो 9 डिग्री चैनल उत्तर में है लक्षद्वीप, और इसके दक्षिण में इसी का पार्ट एक छोटा सा द्वीप का नाम है मिनिकॉय। और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9। और मिनिकॉय से, ठीक, मिनिकॉय के दक्षिण 8 डिग्री, और इसके दक्षिण में है मालदीव। इसके दक्षिण में है मालदीव। ठीक, ये बात यहाँ पर दो महत्वपूर्ण, जो कि द्वीपीय क्षेत्र में है। ठीक, ये द्वीपीय क्षेत्र दो महत्वपूर्ण, इन यहाँ पर पड़ोसी देशों के बीच जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि, जब हम समुद्र पढ़ाएंगे पूरा इधर बंगाल की खाड़ी के, जब बंगाल की खाड़ी आप पढ़ेंगे भारत की धार से
इन सब के डाटा आप पढ़ेंगे। अरब सागर के बारे में पढ़ा, अरब सागर में कौन सब पढ़ेंगे और वहाँ से कौन-कौन से सवाल बनते हैं अभी तो हम भारत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक ही दिन तो ये हमने भारत का जली का असली का भारत के राज्य, देश, ये सब डाटा को डिस्कस करने का प्रयास किया। ये क्लास हमारी कैसी रही और इस तरह की कंप्लीट कोर्स प्राप्त करने के लिए का ज्योग्राफी का इकोनॉमी ये क्लासेस कंप्लीट पर दिखाई। साइंस की क्लास अभी एप्लीकेशन आ रही है और आपके जल्द ही यूट्यूब पर भी दिखाई देने वाली है। हम पीवाईक्यू लेकर के आईएएस का अलग से लेकर आएंगे, पीसीएस का अलग से लेकर, ठीक है, दोनों जगह पर हम अलग अलग रूप में आईएएस की क्लास में हमें आप अलग रूप में, पीसीएस की क्लास हम अभी होने के हम नजर आते हैं हमारी व्यस्तता जैसे ही, लेकिन व्यस्तता कोई हम आपके लिए कोई वो नहीं है। आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना मेरा दायित्व है ना? तो आप लोग क्या मैं ये कर दिया, इतना विश्वास किया, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या मैं इस परिवार से आप लोग और क्या मैं इस आपके उज्जवल भविष्य मेहनत करें, परिश्रम करें, ध्यान रखिएगा। मैं एसएन मुखिया एक बार पुनः बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी को तहे दिल इस तरह का वीडियो लगातार प्राप्त हमारे यूट्यूब और एडमिशन के लिए एमआईएस लर्न ऐप पर जाएं और डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ के लिए हम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जा सकते हैं डब्ल्यू से हमारे से विजिट करके साथ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए तहे दिल से एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद।